आज अपन रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, आज अपन रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ काम आता है, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, जिसमें अपन वन बाय वन देख रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट है द कॉइन प्लेस्ड इन वाटर appears to be raised। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई भी अगर एग्जाम में आ जाता है और इसका कॉज पूछा जाता है, ठीक है, ये 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भी है। कोई कॉज दे दिया जाएगा और एक कोई फिनोमिनन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका कॉज क्या है, तो आपको लिखना है कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अभी अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर देख लेंगे अपन कौन सा कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला है रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है कि अगर आप ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, लैंग्वेज थ्योरी आप लिख लेना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, रे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो और एक्सप्लेनेशन जो है आपको खुद को अपने लेवल पर लिखना है। तो सबसे पहला जैसे है कि पानी के अंदर मान लो एक कॉइन रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो इस वाटर के अंदर है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाटर के अंदर पड़ा हुआ होता है, उसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर होती है ना। उसकी रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। रियल डेप्थ ऑलवेज जो है वो रियल डेप्थ जो है वो ज्यादा होती है और अपरेंट डेप्थ कम होती है। क्लियर? अगर हम उस ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है, जो मैंने डेरिवेशन कराया था आप लोगों को, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप है ना रेयर मीडियम में रख दो, ऐसा कर लो आप, मान लो ये रेयर मीडियम है और ऊपर वाला मीडियम डेंसर है, या एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऊपर वाला मीडियम डेंसर, और यहां से आप देख रहे हो, इसको यहां से देख रहे हो आप, तब आपको ये ऊपर उठा हुआ नहीं दिखेगा, तब आपको ये थोड़ा नीचे गया हुआ नजर आएगा अगर डेंसर मीडियम से देखते हो तो। लेकिन हमने जो डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास के अंदर, टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो पढ़ा था वो डेंसर के अंदर था और देखने वाला जो पर्सन है वो कौन सा मीडियम के अंदर खड़ा था? रेयर मीडियम के अंदर। तो अगर रेयर मीडियम के अंदर खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, अपरेंट हाइट कम होती है। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी अगर आप पानी के अंदर खड़े हो और एयर के अंदर कोई चीज पड़ी है और उसको आप देख रहे हो, तो उसकी डेप्थ जो होगी, अपरेंट डेप्थ जो होगी, वो रियल से कम नहीं होगी भाई, रियल से ज्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना, उल्टा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको भी आप डायग्राम बना करके चेक कर सकते हो, लेकिन अभी अपन ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो एक कॉइन पड़ा हुआ है वाटर के अंदर, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। अपन क्यों दिखता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर इसके डायग्राम बनाया था। एक रे में पैरेलल भेजूंगा, जो ये रे नॉर्मल के अलोंग जा रही है वो सीधी सीधी जाएगी, ठीक है। नॉर्मल के अलोंग जाने वाली रे जो है वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है। अब इस रे को मैं ऐसे भेज रहा हूं, ये ऐसे जो जा रही है रे, ये डेंसर से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ऑब्वियसली ये जो होगी इस नॉर्मल से जाना, इसको ऐसे नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी, ये रे जो है इधर की तरफ डेविएट हो जाएगी और ये रे फाइनली जो है हमारे आई के अंदर पहुंचेगी। दोनों देखो, हमारे आई की खासियत होती है, हमारे आंख की, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे भले ही रे टेढ़ी होकर के हमारे पास पहुंच रही है, लेकिन हम उन रेस को सीधा करके देखते हैं। कैसे करते हैं? सीधा। तो जैसे ये रे आपके आई के अंदर पहुंच रही है, तो आपकी आई क्या करेगी? इस रे को सीधा करके देखेगी। तो जब मैं इसको सीधा करूंगा तो ये कहां पर मिलती हुई अपीयर होगी? यहां पर मिलेगी ना। जब मैं इसको सीधा सीधा ट्रेस करूंगा तो ये रे हालांकि ऐसे टेढ़ी होकर के फिर आ रही है, लेकिन मैं इसको सीधा करूंगा तो मुझे इस पॉइंट आई के ऊपर मिलती हुई अपीयर होगी। तो पॉइंट आई के ऊपर जो है इस ओ की इमेज बनेगी, यानी कॉइन हमें यहां पे नहीं दिख करके यहां पे दिखेगा। क्लियर? ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे कहते हैं ना डीप वाटर एपेयर्स टू बी शैलो, गहरा पानी है, बहुत ज्यादा गहरा पानी है, तो वो अपन को थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। इतना बाहर से अपन देखते हैं तो अपन को इतना गहरा नहीं दिखता है, जबकि रियलिटी में उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर से देखोगे तो उसकी जो रियल डेप्थ होगी वो ज्यादा होगी और अपरेंट हमें जो दिखाई देती है वो कम होती है। तो इसका क्या रीजन है भाई इस फिनोमिनन का? रिफ्रैक्शन। क्लियर? फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर देख लेते हैं।
सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट की जगह आप रॉड भी ले सकते हो या पेंसिल भी ले सकते हो। इमर्स्ड इन वाटर, appears to be bend, बेंड दिखता है ना, यानी बेंडिंग ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, बेंडिंग ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। कोई पानी के अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पेंसिल को डुबो करके रख दिया, देखो इसको डायग्राम से समझते हैं अपन। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने पानी भर दिया और इस कंटेनर के अंदर पानी भर के आपने क्या कर दिया, ये ऐसे पेंसिल है पढ़िए, ठीक है, ये ऐसे पेंसिल या कोई रॉड पड़ी है। अब आप उसको देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मुझे इसकी इमेज बनानी थी, इस ऑब्जेक्ट से मैं रे भेजूंगा, सिंपल डायग्राम बनाना। ये रे ऐसे जाएगी, क्या सीधी सीधी जाएगी? क्या ये रे सीधी सीधी नहीं जाएगी। ये रे डेंसर से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर मीडियम में। तो डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये रे नॉर्मल से अवे डेविएट होगी, इधर दूर हट जाएगी, बस सीधी सी बात है, कोई नॉर्मल बार बार बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये रे ऐसे डेविएट हो जाएगी, और जब ऐसे डेविएट हो जाएगी और हमारे आई के अंदर ये रे पहुंचेगी, तो हमारे आई क्या करेगी? इन रेज को पीछे ट्रेस करेगी, और जब पीछे ट्रेस करेगी तो आपको यहाँ से भाई एक नॉर्मल पे एक सीधी भेज दो, एक रे सीधी भेज दो, आप एक रे नॉर्मल के लॉन्ग भेज दो और एक रे ऐसे कैंडी भेज दो। अभी जैसे इसमें किया हमने, तो सीधी वाली रे ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल वाली ऐसे मुड़ गई, इसको पीछे बढ़ा दो आप, तो ये यहाँ पर मिल रही है ना यहाँ पर, यानी आपको ये जो पेंसिल होगी ये ऐसे दिखेगी, कैसे? यहाँ से तो सीधी दिख रही है और ये वाला पार्ट है ना टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखेगा आपको। तो ये ऐसे है, लेकिन पानी के अंदर ये ऐसे मुड़ी हुई दिख रही है, बेंड दिख रही है। क्यों? क्योंकि इस ओ की इमेज कहाँ बन गई? इस जगह पर बन गई। तो बेंडिंग ऑफ पेंसिल, बेंडिंग ऑफ रॉड, इसका भी क्या कॉज है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड होती हुई दिखाई देती कोई चीज। क्लियर? थर्ड एप्लीकेशन, डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना आप, ऐसे ये 10th क्लास के हैं सारे के सारे। थर्ड एप्लीकेशन, visibility of two images of an object immersed in water, या कोई भी दूसरा भी लिक्विड ले सकते हो, immersed in water। तो विजिबिलिटी ऑफ टू इमेजेस को डिस्कस कर लेते हैं अपन। ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, जैसे पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर? अब इस ऑब्जेक्ट को आप है ना, पानी, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नाम दे दिया एफ। इसको आप देख रहे हो, बाहर वाला पर्सन जो है, इसको जो देख रहा है, जो पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इसको देख रहा है, नोटिस कर रहा है, वो है ना इधर से साइड से देख रहा है, साइड से देख रहा है, इधर से देख रहा है, इधर से ऐसे देख रहा है, मतलब वो इसको इधर भी देखने की कोशिश कर रहा है और इधर से ऊपर से भी देखने की कोशिश कर रहा है। तो इसको ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको ये दो नजर आएंगे। कैसे होंगे? इसको देख लेते हैं। एक रे में मैं ऐसे भेज लेता हूं, ये रे किधर जाएगी बताओ? तो ये डेंसर से जा रही है रे, तो ये डेंसर से रेयर जा रही थी, ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है ना, ये रे ऐसे जा रही है। इसको अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ये ऐसे, और ये इधर जा रही थी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो बार बार अपन बता रहे हैं कि रे ऐसे जा रही थी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो फाइनली ये रे जो है इधर की तरफ चली जाएगी, इधर की तरफ चली जाएगी। पर मैंने आपको बताया कि हमारी आई क्या करती है, हमारी आई किसी भी रे को क्या करके देखती है? सीधा करके देखती है। तो जब सीधा करेगी तो उसको ये जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको यहां दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दिखाई देगा F1। क्लियर? इसकी इमेज यहाँ नजर आई। अच्छा, ये इसको साइड से देखे इधर से, तब क्या होगा? इधर से एक रे भेजोगे, तो इधर से मैंने एक रे भेजी, ये इधर से जो रे गई, ये रे क्या होगी? ये रे ऐसे जा रही है, अभी भी ये वापस रेयर मीडियम में जा रही थी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। आप यहाँ पे नॉर्मल बना करके देख लेना। नॉर्मल बनाना ऐसे, नॉर्मल, ये नॉर्मल ऐसे बनेगा भाई, इस सरफेस ऐसे खड़ा है, नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये रे ऐसे जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी। बहुत सिंपल है, ये तो 10th क्लास का है। तो ये नॉर्मल से अवे डेविएट होगी, ये लो अवे डेविएट करवा दी मैंने
ऐसे डेविएट करवा दिया। अब इसको हमारी आई क्या करती है, कोई भी रे को सीधा करके देखती है, तो इसको सीधा करो आप, तो सीधा करोगे तो आपको ये तो यहां से आती हुई दिखेगी, तो आपको ये ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां पर भी नजर आएगी नीचे, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी इमेजेस नजर आ रही है आपको, दो इमेजेस नजर आ रही है। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के और एप्लीकेशन है, पर आगे जो मैं अभी एप्लीकेशन बता रहा हूं वो होते हैं एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से। किसका रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं। फोर्थ नंबर क्या है देख लेते हैं। देखो ये आपने सुना होगा एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आपको ये पता होना चाहिए जो, अच्छा सनराइज होता कैसे है, अभी सनराइज एंड सनसेट होता कैसे। देखो ये अर्थ है, देख लेना इसको, ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपके, ये अर्थ है। इस अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक तरीके से मीडियम का काम करता है भाई, ये एक मीडियम, ठीक है। अब आप अर्थ के ऊपर यहाँ पे खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो, तो ये जो लाइन होती है इसको हॉरिजॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन। ये है आपका हॉरिजॉन, क्लियर। सन अभी हॉरिजॉन से नीचे, ये सन यहाँ पे, तो सन आप ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, पर्सन यहाँ खड़ा है, वो सन को देख रहा है, उसको सन दिखेगा क्या, आप कैसे देखोगे, यूं नीचे जाके देखोगे कि सन वहां तक पहुंच गया, अब थोड़ी देर रही है भाई ऊपर आ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये सन आपको तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक ये एस से ऊपर नहीं आ जाए, इस हॉरिजॉन से ऊपर नहीं आ जाए, तब आपको दिखाई देगा। आप अर्थ स्फेरिकल होती है तो आप अभी इसको नहीं देख पा रहे हो, नीचे है, ठीक है। तो अब आप देखो, लेकिन नीचे है, क्या सनराइज हुआ है, क्या सनराइज नहीं हुआ है, फिर भी सनराइज दिखेगा आपको। कैसे दिखेगा, देखना, सन दिखेगा आपको भाई, सब देखना, इसको समझने की कोशिश करना। मैं सन से रे भेज रहा हूं, सन से जो रे जाएगी, ये रे जा रही है, ये रे जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। जैसे ये एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी तो एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही क्या होगा, ये मीडियम है, डेंसर मीडियम है, इस मीडियम में जाती रे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना, मीडियम में जाती तो रे अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, तो अब ये रे मुड़ने लगेगी। तो देखना ये रे मुड़ रही है भाई, मुड़ रही है, ये मुड़ती इस ऑब्जर्वर के पास पहुंच गई, और ये इस ऑब्जर्वर के पास पहुंची तो ऑब्जर्वर जो होता है, कोई भी रे जो आती है भले टेढ़ी आ रही है घूम के, पर वो उसको क्या करता है, सीधा करके देखता है, ठीक है। तो मैं अगर इस रे को पीछे रिट्रेस करूंगा, पीछे बढ़ूंगा, तो मुझे ये रे जो है यहां से एस डैश से आती हुई दिखेगी। तो एस डैश से आती हुई दिख रही है, इसका मतलब मुझे सन दिखने लग गया, मुझे सन की इमेज दिखने लग गई भाई, यानी आपके लिए सनराइज हो गया, जबकि सन अभी नीचे है। धीरे धीरे जैसे जैसे सन ऊपर जाएगा इमेज भी ऊपर जाएगी, सन ऊपर आते आते इस हॉरिजॉन से ऊपर आएगा, जब ये सन एक्चुअल सन ये है, ये जब ऊपर आएगा तब हमारा एक्चुअल सनराइज होगा। लेकिन सनराइज नहीं हुआ, सन अभी नीचे है, ये इतना नीचे है, फिर भी हमें सन ऊपर दिख गया, तो इसको कहते हैं एडवांस सनराइज। ये 2 मिनट का एडवांस होता है। कितने मिनट का होता है, 2 मिनट, ठीक है। अच्छा देखो सनसेट को भी समझ लेते हैं अपन। जैसे ये सन है ना, यहां से जाते जाते ऊपर जाते जाते हमारे हेड पे आया, फिर उसके बाद और ऐसे जाते 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 सन इस हॉरिजॉन से नीचे उतर गया, हॉरिजॉन से सन नीचे उतर गया, इसका मतलब सनसेट हो गया सनसेट। सन नहीं दिखना चाहिए, फिर भी दिखेगा। सेम वही बात कि अगर मैं इससे रे भेजूंगा, ये रे जा रही है, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर की रे, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा और रे मुड़ेगी, मुड़ते फाइनली ये कहां पहुंच जाएगी, हमारे पास पहुंच जाएगी। और ऑब्जर्वर क्या करता है, रे को सीधा करके देखता है, तो इसकी इमेज यहाँ पे सन की अभी भी नजर आ रही है। इवन सनसेट हो चुका है, सन नीचे जा चुका है, फिर भी आपको सन की इमेज दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि रे अभी भी मुड़ के आ रही है आपके पास। सनसेट हो गया है बट रिफ्लेक्शन की वजह से रेज मुड़ के आ रही है। तो 2 मिनट हो गए, सन नीचे जा चुका है अभी, फिर भी हमें सन दिख रहा है, तो ये सनसेट जो हो रहा है वो डिले हो गया है। 2 मिनट एडवांस, 2 मिनट डिले, टोटल कितने मिनट बढ़ गए पूरे दिन में, 4 मिनट एक्सटेंड हो गए। तो एक डे की लेंथ 4 मिनट इंक्रीज हो गई, ये रिफ्रैक्शन की वजह से। क्लियर, इसको मैं रफ कर दूं डायग्राम को, फिर नेक्स्ट इसका एग्जांपल और। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।
स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? ट्विंकल का मतलब क्या होता है? स्टार्स के लाइट जो है, कभी आपको दिखता है स्टार जल रहा है, लाइट आ रही है, कभी दिख रहा है लाइट आ नहीं रही, ऐसा थोड़ी उसके ऊपर कोई बैठा है स्विच ऑन ऑफ करता रहता है। क्यों होता है फिर? स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं? तो इसको देखो, मैं एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे बहुत दूर कोई कैंडल लेकर के खड़ा है, ठीक है, कैंडल दिखाई दे रही है आप लोगों को, कैंडल दिख रही है आपको। अब वो पर्सन उस कैंडल को बार बार हिला रहा है, एक जगह से कभी इधर कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, हिला रहा है उस कैंडल की पोजीशन को। तो आप दूर से देख रहे हो, बहुत दूर आओ, तो आपको दूर से देख रहे हो और वो इतना तेजी से उसको हिला रहा है कि आपको जो उसकी फ्लेम है, मतलब आपको लगेगा कैंडल हिल नहीं रही है, कैंडल की फ्लेम उस एक ही जगह पे गई, फिर वापस आ रही है, गई आ रही है, गई आ रही है, यानी आपको कैंडल तो उसी जगह दिखेगी, पर लग रहा है लाइट कभी जल रही है, कभी वापस बंद हो गई, कभी जल रही है, कभी बंद हो गई है। उसकी अपरेंट उसकी पोजीशन बार बार कैंडल की चेंज होने की वजह से आपको लगेगा कैंडल जो है वो ट्विंकल कर रही है, कभी उस जगह पे लाइट आ रही है, कभी उस जगह पे लाइट नहीं आ रही है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन जो है वो बार बार चेंज हो रही है, और उस बार बार चेंज होने की वजह से हम ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, बार बार वो चेंज हो रहा है। हम तो लग रहा है वहीं पे लाइट है, लाइट नहीं है, लाइट है, लाइट नहीं है, लाइट है, लाइट नहीं है, और इसी को हमने कह दिया ट्विंकल। क्लियर? देखिए इसको समझ लेते हैं भाई। जैसे ये अर्थ है और ये सन है, ये मतलब एटमॉस्फेयर, और यहां पर कोई स्टार है, ठीक है, ये स्टार है। अब होगा क्या? इस स्टार से जो रे आ रही है, इस स्टार से जो रे आ रही है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है। तो एटमॉस्फेयर में पहुंचते तो भाई रिफ्लेक्शन होगा इसका मीडियम में ही, तो ये रे जो है मुड़ जाएगी, ये मुड़ गई, ये मुड़ गई, ऑब्जर्वर के पास पहुंच गई। अच्छा, मुड़ी हुई रे को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो क्या होगा? मुझे ये आगे बढ़ा दो, इनको आगे बढ़ा दो, ये मुझे यहां से आती है अपेयर होगी एस डैश, यहाँ इमेज नजर आएगी मेरे को, ठीक है, समझ रहे हो आप इसको? मुझे इस स्टार की इमेज यहाँ पे नजर आ रही है। पर जैसे जैसे रात होती है, जैसे अभी शाम है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रात होगी तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है, सुबह तक एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। आपको पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लिखा है था। तो टेम्परेचर चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है एटमॉस्फेयर का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो ये रे जो मुड़ रही थी, ये रे पहले जिधर मुड़ी थी अब कोई और डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, अब ये और मुड़ जाएगी, जैसे मान लो कम मुड़ गई है, ज्यादा मुड़ गई है, ऐसे मुड़ गई, या फिर कम मुड़ गई, चलो ये कम मुड़ गई, तो आप इसको अगर और बढ़ाओगे इस बार, तो अभी स्टार की पोजीशन यहाँ नजर आएगी। फिर क्या पता आपको थोड़ी देर बाद स्टार, ये रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, अपन कुछ भी श्योर नहीं, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, उसका कंटेंट, गैसों के कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। तो स्टार कभी आपको यहाँ दिख रहा है, कभी इधर दिखने लग जाएगा स्टार की इमेज, कभी इधर, रे मुड़ रही है, कभी इधर मुड़ रही है, कभी इधर मुड़ रही है, अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ती हुई रे आ रही है। तो इस स्टार की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रहा है। तो इसकी इंटेंसिटी में जो लाइट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, और उस वेरिएशन की वजह से हमें बार बार इस इमेज की पोजीशन चेंज हो रही है। तो हमें पोजीशन चेंज होने की वजह से लगेगा कि स्टार क्या कर रहा है? ट्विंकल कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसकी जो पोजीशन है स्टार की, वो अपरेंट पोजीशन वो बार बार चेंज हो रही है, तो उसकी इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन हो रहा है। डेफिनेशन लैंग्वेज सारी लिख लेना कहीं से, ठीक है। ये नेक्स्ट, इसके बाद 6 नंबर प्रॉपर्टी। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, द सन नियर द हॉरिजॉन appears to be flattened at sunrise and sunset। ठीक है, फ्लैट दिखता है सन कब? जब सनराइज होता है, सनसेट होता है। ये तो अभी हमने तो थोड़ी देर पहले देख लिया था कि सनराइज और सनसेट, सनराइज तो एडवांस हो जाता है, सनसेट डिले हो जाता है, पर सन फ्लैट भी दिखता है। सन का शेप स्फेरिकल है पर हमें फ्लैट दिखता है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। जैसे ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर क्या चीज होती है भाई? एटमॉस्फेयर। ये ऑब्जर्वर खड़ा है और ये जो लाइन खींची है मैंने, इसको कहेंगे हॉरिजॉन। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन। जैसे सन यहाँ खड़ा है, चलो सनसेट, सनराइज हो चुका है भाई, सनराइज हो गया,
सन ऊपर आ गया, ये सन। अब देखो जब सन राइज होता है तो क्या होता है, ये सन से जो रे आ रही है, एक तो एक ऊपर से आ रही है, ये रे जो आ रही है, ये रे यहाँ से आ रही है, तो इसको इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचना है तो ये इतना एटमॉस्फेयर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी, ठीक है। और एक ये जो रे है ये नीचे से आ रही है, ये रे ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये देखो इस रे को एटमॉस्फेयर में अलग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, इसको अलग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। इस रे का रिफ्रैक्शन अलग होगा, इसका अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन होगा, इसकी इमेज अलग बनेगी, इसका रिफ्रैक्शन अलग होगा, इसकी इमेज अलग होगी। तो सर है ना ये ऐसा ओवल टाइप हो जाएगा, ओवल टाइप हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ऐसा यूं दब जाएगा इस जगह, मतलब इस जगह पे ना थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा, ओवल टाइप हो जाएगा, यूं समझ लो, भले दब गया ये दब गया, ये ऐसे भी समझ लो, ठीक है ना, फ्लैट हो गया। यानी ये पोजीशन और ये पोजीशन की इमेज बराबर गैप पर ही बनेगी और थोड़ा गैप कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो साइड वाली रेज है, ये रे और ये रे माना जाता है कि ये बराबर डिस्टेंस ही ट्रेवल करके आ रही है एटमॉस्फेयर, क्योंकि दोनों जो है ये सीध ये और इसकी सीध भी ये बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। पर सन के ऊपर वाली, टॉप वाली और बॉटम वाली जो रे है वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, तो उनका रिफ्रैक्शन अलग अलग अमाउंट में होता है, एक का कम होता है, एक का ज्यादा होता है। तो एक ज्यादा मुड़ जाएगी तो उसकी इमेज अलग जगह बन जाएगी, दूसरी की अलग जगह बन जाएगी, तो जो ऑब्जेक्ट के बीच में गैप है इमेज के बीच में उतना नहीं रहेगा और आपको सन जो है फ्लैट दिखेगा। सनसेट होता है तब भी ऐसा ही होता है, पर जब आप नून होता है, दोपहर होता है, तब आपको सन जो है वो स्फेरिकली दिखता है, क्योंकि सन उस समय ओवरहेड होता है, हमारे सर के ऊपर होता है, तो फिर सारी रेज जो आ रही है सन से वो बराबर रिफ्रैक्शन होता है और सन एकदम परफेक्ट स्फीयर दिखता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन थे। अब मैं इसमें एक बात बता देता हूं आपको, ये सारे डिस्कस कर दिए हैं, पर इन तीनों में से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में से अगर कोई भी एग्जाम में अगर आ जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, या ये आ जाए, तो आपको इन सब का एक ही लिखना है, एक ही लाइन के अंदर आंसर लिखना है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या लिखना है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। और इससे पहले वाली जो तीन फिनोमिनन है जो हमने पहले जो पढ़ी तीन, इससे पहले वाला बेंडिंग ऑफ पेंसिल वाला और कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था हमें, ठीक है ना, वो दो ऑब्जेक्ट दो इमेजेस दिख रही थी, तो वो सारी जो है उसका अगर एग्जाम आ जाए कॉज बताओ क्या है, तो उसका आपको लिखना है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, खाली ओनली रिफ्रैक्शन। और इसमें कॉज लिखना आपको ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए इसके रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है रिफ्रैक्शन का पार्ट है, पर रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको समझना अच्छे तरीके से। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या आ गया? रिफ्लेक्शन आ गया, इसीलिए इस फिनोमिनन का नाम हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन ही है भाई, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में अपन बार बार TIR करेंगे, TIR, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा सा मैं एक नई चीज बता देता हूं, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके पढ़ा हुआ है उसको मैं यूं समझ लो रिमाइंड ही करवा रहा हूं, आप लोगों को याद ही दिलवा रहा हूं। तो देखिए आप 3 सिचुएशंस ले रहे हैं अपन। केस नंबर फर्स्ट, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं 3, ये देखना, ये डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम, और ये आपका है नॉर्मल, क्लियर। और एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयर मीडियम। इस बार हमारे भाई इस टॉपिक के अंदर रे जो चलेगी कुछ टाइम तक, जब तक ये टॉपिक चलेगा तब तक हमारी जो लाइट रे ट्रेवल करेगी वो डेंसर से कौन से मीडियम में जाएगी? रेयर मीडियम में। यानी अब हमें ये याद हो जाना चाहिए, ये मान लेना इस पूरे टॉपिक के अंदर कि लाइट रे जो ट्रेवल करेगी वो डेंसर से कौन से मीडियम में ट्रेवल करेगी? रेयर मीडियम में। तो हमने तो पढ़ा हुआ है डेंसर मीडियम से एक लाइट रे जा रही है, हाई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये रे नॉर्मल से क्या होगी? दूर हटेगी ना। तो ये रे नॉर्मल से दूर हट गई भी, और दूर हट गई, और इसका रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है R। ये पहली सिचुएशन है, केस फर्स्ट फिगर। समझ में आया? अच्छा मुझे यूं बताओ कि मैं अगर इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? ये इस एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे आप तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। यानी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इसको तो ये और बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ता है ये तो, ठीक है। इसको इंक्रीज करोगे तो ये और इंक्रीज होगा।
तो इसको इंक्रीज करूंगा मैं, ये और इंक्रीज होगा, यानी वो रे, ये रे जो है इस नॉर्मल से दूर हट रही है, दूर, ये रे इस नॉर्मल से दूर हटती जा रही है, हटती जा रही है। मैं और बढ़ा रहा हूं इसको, ये और नॉर्मल से दूर हट रही है, तो एक ऐसा एंगल आ जाएगा भाई, मैं इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते, ये डेंसर मीडियम है, मैं इस एंगल को बढ़ाते इंक्रीज कर रहा हूं करते करते मैंने एक स्पेसिफिक एंगल है, उस एंगल के ऊपर रे को डाल दिया, एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर रे को डाल दिया, और उस एंगल को मैं नाम देता हूं आईसी। क्या नाम दे दिया? आईसी। सी छोटा सा लिखना है। तो ये रे मेरी जो है वो दूर हटती 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 एकदम सरफेस के पैरेलल हो गई, ये लो इंटरफेस के पैरेलल हो गई। ये रे इधर जा रही है, नॉर्मल ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने डिग्री हो गया भाई? 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है? और ये जो एंगल है आई इंसिडेंस एंगल जो है वो आई सी के बराबर है, और इससे पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये सेकंड नंबर डायग्राम था, आई जो है इक्वल टू आई सी, और इससे पहले जो डायग्राम था इसके अंदर आई की वैल्यू आई सी से छोटी थी, आई सी से छोटा था तब तो रे ऐसी मुड़ी थी, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आपने ये रे जो है नॉर्मल के पैरेलल हो गई। इस आई सी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। और अब मुझे यूं बताओ, अगर मैं इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं तो ये रे उस नॉर्मल से और दूर भागेगी भाई, ये उससे भाग रही है, दूर हटते जा रही है, ये जैसे जैसे बढ़ा रहे हो ये नॉर्मल से दूर हट रही है। तो अब आपने इसको और बढ़ा दिया तो ये नॉर्मल से और दूर हटेगी, और देखो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ये दूर हट गई नॉर्मल से तो एक बिल्कुल सरप्राइजिंग फिनोमिनन हो गई। मैंने इसको और बढ़ा दिया एंगल को, आई को, मैंने आई को इस बार बड़ा कर दिया आई सी से। तो जैसे बड़ा कर दिया ये रे जो है अब उस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल तो बढ़ा दिया, अब और दूर हट जाएगी और ये रे इधर की तरफ आ जाएगी। अब ये रे इस मीडियम में आ गई तो उस नॉर्मल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब कौन से नॉर्मल से लेना देना होगा इसका? इस नॉर्मल से, क्योंकि अब ये इस मीडियम में आ गई है। तो इस नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल होगा और ये जो एंगल था आप नोट करोगे, दोनों एंगल बराबर होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब ये कौन सी फिनोमिनन हो गई है? अब रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। हुआ किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी रिफ्रैक्शन होते 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 रिफ्रैक्शन बदल गया रिफ्लेक्शन में। इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी देखो इसको मैंने सरप्राइजिंग फिनोमिनन क्यों किया? जैसे ऐसा लगता है भाई जैसे एक लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर मीडियम बहुत हार्ड है तो अपन मानते हैं चलो हो सकता है टकरा के आ जाए। डेंसर मीडियम में जब जाती है ना लाइट तो डेंसर की बाउंड्री अगर बहुत हार्ड है तो हो सकता है वापस आ जाए लाइट। पर यहाँ पे ऐसा हुआ है डेंसर में जाती जाती जैसे रेयर में जाने वाली थी, जैसे रेयर में एंटर करने वाली थी, रे वापस लौट के आ गई, यानी रेयर ने उसको वापस भेज दिया। हालांकि रेयर ने नहीं भेजा है, वो तो डेंसर ने उसको मोड़ते 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 इतना मोड़ दिया कि रे को वापस आना ही पड़ा। तो इसलिए इस फिनोमिनन का नाम हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अब अपन इन तीनों डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, when I less than IC, if the angle of incidence in denser medium is less than critical angle, इसको भाई IC को critical कहते हैं, less than critical angle, then the refracted ray deviates away from normal, ये देखो रे गई और नॉर्मल से अवे डेविएट हो गई। फर्स्ट सिचुएशन। फिर सेकंड सिचुएशन पे आ रहा है, ये मैं रफ कर रहा हूं इस चीज को, इसको हटा देते हैं। सेकंड केस, सेकंड। अब एंगल को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस increases further, then the ray deviates away from normal more.
और ज्यादा डेबिट होती है। एंड एट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द रे, कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे, ये हटा रहा हूं भाई मैं। द रिफ्रैक्टेड रे becomes parallel to interface, parallel to interface, इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है। और पैरेलल हो गए इंटरफेस के, तो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री एंगल हो गया? 90 डिग्री। पैरेलल टू इंटरफेस, दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 degree, becomes 90 degree. This angle is called critical angle. This angle of incidence is critical angle. यानी जब I की वैल्यू IC के इक्वल हो तो फिर क्या होगा, ये चीज है, ठीक है। अब देखो, आपको एग्जाम में ये चीजें नहीं लिखनी, इतना कोई एक्सप्लेन नहीं करना, ये तो आपके लिए, आप नोट्स पढ़ो तो आपको समझ में आए क्या चीज लिखी है। क्रिटिकल एंगल की एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो आपको मैं प्रॉपर ढंग से डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, वो डेफिनेशन आपको एग्जाम में याद करनी है। ये याद नहीं करना है आपको, ये तो खाली ठीक है क्या हो रहा है भाई, एंगल बढ़ा रहे हो तो रे नॉर्मल से दूर हट रही है और लास्ट में रे पैरेलल हो गई, जो मैंने अभी समझा है ना वो आपको ठीक है मिल गया नोट्स में लिखा हुआ। लेकिन हमें एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखनी थी, इतनी रामायण नहीं लिखनी है आपको। तो मैं ये हटा देता हूं, डायग्राम है ना, ये डायग्राम हटा देता हूं और ये भी हटा रहा हूं, इसको दिमाग में रख दें आप। अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूं क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना भी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? इंसिडेंस एंगल है, टकराने वाला एंगल है, टकराने वाला। द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium, in denser medium for which the angle of refraction, the angle of refraction in rear medium becomes, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया था भाई? 90 डिग्री। रे पैरेलल हो गई, रे पैरेलल हो गई तो एंगल 0 डिग्री नहीं कहना है, नॉर्मल के साथ एंगल देखना है। तो नॉर्मल के साथ तो 90 डिग्री, becomes 90 डिग्री is called critical angle for the given pair of media, for the given pair of media, ठीक है। डेफिनेशन तो भाई बहुत सिंपल सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्ड आना चाहिए, कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री। बस ये तीन चीजें आनी चाहिए तो आपकी डेफिनेशन सही है, प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन हो गई। अब अपन फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का। केस नंबर सेकंड ही चल रहा है अभी तक। अब देखना, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं जिसपे न्यूमेरिकल आपको बहुत सारे मिलेंगे और करने भी है प्रैक्टिस। एग्जाम में हर एक साल छोड़ के एक साल न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, क्रिटिकल एंगल के ऊपर। तो मैं फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं क्रिटिकल एंगल का। उससे पहले ये डायग्राम बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं, आपको नहीं बनाना है, आपके लिए डायग्राम बना हुआ है। जब एक रे डेंसर से रे जाती है और एंगल क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल के इक्वल एंगल होता है, तो रे कहां चली जाती है? किधर चली जाती है? सरफेस के पैरेलल जाती है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो जब क्रिटिकल एंगल होता है, एट क्रिटिकल एंगल, तो आई की वैल्यू तो किसके बराबर हो जाती है? आई सी। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है भाई? 90 डिग्री। आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। क्लियर? अब आप ध्यान दें, इधर ऊपर वाला रेयर मीडियम है, रियर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कह देता हूं 1, एयर है, हवा, इसलिए 1 कह देता हूं।
और दूसरा वाला नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है। डेंसर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 का है और n2 इक्वल टू मैं लिख लेता हूं n। तो अब देखना स्नेल लॉ लगा रहा हूं मैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है sin i अपॉन sin r। अब ये जिसको लगाना आ गया सामने वाला, वो तो फिर कहीं नहीं अटकेगा, नहीं तो आगे सारे डेरिवेशन में बार बार आएगा। ये जब रिफ्रैक्शन शुरू हुआ तब से मैंने कह दिया था स्नेल लॉ की जरूरत हर डेरिवेशन में पड़ने वाली है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना है, तो रे इधर से इधर जा रही है, उसमें गई है, उसने रे को मोड़ा है। सेकंड वाला मीडियम हमेशा ऊपर आता है स्नेल लॉ में, तो इस बार सेकंड वाला मीडियम ये है ऊपर वाला, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा यहाँ पे। और ये मैंने कई बार बता दिया आप लोगों को, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और अपॉन में ये आएगा, क्योंकि रे इधर से इधर जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, इसका नीचे आएगा बस। तो बताओ वैल्यू रखो भाई, सबकी प्रॉपर वैल्यूज रखो। साइन आई की जगह लिख लो IC, आई की जगह मैंने IC लिख लिया है। और आर कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। n1 वो रहा 1 और n2 की जगह लिख लो n। साइन IC, अब कई जनों को है ना 90 डिग्री की पता वैल्यू नहीं पता, साइन 90 डिग्री कितना होता है, मतलब ये जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1 अपॉन n। तो ये भाई आपका फॉर्मूला आ गया, साइन IC इक्वल टू 1/n। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर क्रिटिकल एंगल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम में डेरिवेशन भी ऐसे ही आता है, 2015 में शायद आया हुआ है, देखना। द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन IC इक्वल टू 1/n। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, IC इक्वल टू साइन को जैसे ही उधर भेजोगे साइन इनवर्स बन जाएगा 1/n। ठीक है, तो आप जो भी फॉर्मूला दिमाग में रखो, बट ये मैन है ऊपर वाला, ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा यूज आएगा, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, मैं क्रिटिकल एंगल की कुछ वैल्यूज बता देता हूं, कुछ अलग अलग मीडियम के लिए, नोट में लिख लेना। और वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो होगा 48.75 डिग्री। क्राउन ग्लास के लिए, क्राउन ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल है भाई, ग्लास के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना 41.14 डिग्री। इसको आप है ना 42 डिग्री कह देना मुझे, ठीक है, हम ज्यादातर 42 डिग्री याद रखेंगे अपन। और डायमंड के लिए बहुत ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल 24.41 डिग्री, मतलब बहुत कम होता है क्रिटिकल एंगल, सॉरी क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए बहुत कम होता है। जिसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी TIR शो करने की, इसको ये ध्यान रखना, इस बात को आप दिमाग में डाल दो। लेस क्रिटिकल एंगल तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अभी TIR समझ रहे अपन। और हाई अगर वैल्यू होगी IC की तो TIR जो होगा वो लो हो जाएगा, ठीक है, लेस हो जाएगा, बहुत कम होगा। ये अभी अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर उससे पहले अपन TIR के बारे में समझ लेते हैं। लिखो भाई, लिख लिया आपने सबने? इसको वापस लेंगे क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट्स को। केस नंबर 3, देखिए भाई, केस 3 देखिए। अच्छा, अभी आपको जस्ट बताया गया है कि ये रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो जाता है, तो फिर इस रे को क्या करना है, वापस लौट के आना है, डेंसर मीडियम में आना है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए तो रे वापस उसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। इसको अपन कहते हैं TIR, यानी अगर I की वैल्यू IC से बड़ी हो जाए देन रे रिटर्न्स बैक इन डेंसर मीडियम। और इसी को आप TIR कहते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज TIR।
लेकिन डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन एग्जाम में, तो आपको तो प्रॉपर डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन ऑफ TIR। TIR क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन लिखनी है, दो वर्ड आने बहुत जरूरी है, उसके बिना डेफिनेशन खोटी आती है। कौन से दो वर्ड? एक तो रे कौन से कौन से मीडियम में चलनी चाहिए? डेंसर से रेयर। और सेकंड दूसरी जो चीज है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात है, वो भी किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल से, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर लिखो ये डेफिनेशन, लिखो द फिनोमिनन in which when the angle of incidence in denser medium is greater than critical angle, then the light ray is reflected back in same denser medium, is called total internal रिफ्लेक्शन। ये भाई डेफिनेशन हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है TIR की कंडीशंस बताओ भाई, कंडीशंस फॉर TIR। तो TIR कब होगा? सबसे पहली बात, फर्स्ट लाइट रे कौन से मीडियम में जानी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो यही है, बाकी बाद में। द लाइट रे शुड ट्रेवल from denser to rare medium, डेंसर से रेयर में ट्रेवल करनी चाहिए। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल से। The angle of incidence in denser medium should be greater than critical angle। ये दो बातें हैं भाई, ये जब होगी तभी TIR होगा। अब ये मैं बार बार कहूं तो भी बात तो वही है, एंगल डेंसर से रेयर में जानी चाहिए और एंगल जो है क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, क्रिटिकल एंगल के भी कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, फिर अपन इसके एप्लीकेशन देखेंगे ये कहाँ काम आता है। ठीक है, तो फटाफट आपको भी ये नोट डाउन कर दो, आगे वाले में लिखवा रहा हूँ। अब देखिए भाई, मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, बहुत काम के कॉन्सेप्ट्स है ये, बहुत यूजफुल। देखो पहले एक बात है जो बहुत ज्यादा यूज आएगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा स्नेल लॉ बहुत ज्यादा काम आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। वैसे वैसे ये जो चीज अभी मैं बता रहा हूँ वो आगे जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें बहुत ज्यादा काम आएगा ये। तो इसको आप एक बार याद कर लेना, इसका जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है ना उसको रट लेना, इसको याद कर लेना। समझा तो मैं रहा हूँ? ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है ये देख लो। यानी आपको ये पता होना चाहिए किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अगर ये आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कलर का ज्यादा है इस कलर का कम है, 7 कलर्स होते हैं विब ग्योर, आपको पता है ना, ये विब ग्योर के हिसाब से 7 कलर्स होते हैं। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई। और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है वायलेट कलर की, तो इसकी वेवलेंथ लो होगी। वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया था, ये फॉर्मूला लिखा दिया था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा या सी इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, ये फॉर्मूला लिखा दिया था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये आपको रिफ्रैक्शन जब स्टार्ट किया था तब ये फॉर्मूला बताया गया है। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वायलेट की हाई होती है और वेवलेंथ लो होती है।
ये वेवलेंथ ज्यादा काम आएगी। वेवलेंथ सबसे कम होती है वॉयलेट की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है उसको देखना है। ये चीज तो बेसिक है, अभी आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, 10th क्लास की है, और किस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है किसकी कम होती है ये आपके दिमाग में बैठा हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ये है कि कौची फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद नहीं करना हमें तो बस इसका रिजल्ट है वो याद कर लेना है। कौची फॉर्मूला ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब आप ये देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ का उल्टा है, अपॉन में आ रहा है ना, ये नीचे है ये ऊपर है, यानी वेवलेंथ जिसकी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। यानी मैं यूं कहूंगा भाई ये इनवर्सली प्रपोज लैम्बडा स्क्वायर का, और यूं भी नहीं कहना चाहते तो आप तो यूं याद रख लो n इनवर्सली प्रपोज लैम्बडा, चलो ये तो याद रख लो कि n लैम्बडा के इनवर्सली प्रपोजल है या लैम्बडा स्क्वायर के इनवर्सली प्रपोजल है। यानी मुझे तो खाली इतनी सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लैम्बडा जिसका हाई है उसका n कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो बताओ मुझे लैम्बडा किसका हाई है, सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड कलर का रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये कंक्लूजन मेरा ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि रेड कलर की वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होगा, और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब इस चीज को आप याद कर लेना, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोची का फॉर्मूला और ये लास्ट कंक्लूजन याद रख लेना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लोएस्ट एंड वायलेट की जगह ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, इज हाईएस्ट, ठीक है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है देखें, सेकेंड, मुझे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बताओ भाई, क्या है क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जो था sin IC इक्वल टू 1/n, ठीक है, ये रहा। देखो साइन जो है, साइन की वैल्यू, एंगल इंक्रीज होने पे साइन इंक्रीज होता है, ध्यान रखना। तो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम है और वायलेट का क्या है, ज्यादा है। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। देखो उल्टा आ रहा है, साइन इसके इनवर्स में आ रहा है, साइन इनवर्स में आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू जो है वो कम है रेड के लिए, n कम है तो क्रिटिकल एंगल रेड के लिए ज्यादा होगा। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा और वायलेट का क्रिटिकल एंगल कम होगा, ठीक है। ये याद रहेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट देन हाउ द क्रिटिकल एंगल विल चेंज। तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होगा, वायलेट का क्रिटिकल एंगल लोएस्ट होता है, रेड के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है। इसको नोट डाउन करें आप। ये नोट डाउन कर ले आप फटाफट, ठीक है। ये इनवर्स होता है, अगर इसके लिए ग्राफ खींचोगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, फॉल होता हुआ आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ये लाइन खींच लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट ए आ रहा है, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये ग्राफ ऐसा फॉलिंग ग्राफ ही होगा, बट इस तरीके से होगा। ये ग्राफ भी आप बना देना भाई, याद रख लेना, ये भी एग्जाम में आया हुआ ग्राफ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ है। क्रिटिकल एंगल किस कलर का मैक्सिमम होता है, विच कलर हैज मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल, रेड। विच कलर हैज लोएस्ट क्रिटिकल एंगल, वायलेट। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं इसको रख कर लेता हूं। फाइनली अब आप मेरे को यूं बताओ, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी तो आपने एक देख लिया वेवलेंथ। वेवलेंथ का भी सीधा सा मतलब है कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर। वेवलेंथ का मतलब यही तो है, कलर, क्योंकि हर कलर वेवलेंथ चेंज होने पे कलर भी चेंज हो जाता है,
ठीक है। दूसरी बात, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है मीडियम के। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। और एक डिपेंड करता है पेयर ऑफ टू मीडियम। दोनों मीडियम पे डिपेंड करता है, खाली एक पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों मीडियम पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ पेयर ऑफ टू मीडियम, दोनों मीडियम। अब नेचर का मतलब सीधा सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है बस। मतलब सबका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये चेंज होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, ये चेंज होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, ये चेंज होने पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। इन पे डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब देखो भाई, क्रिटिकल एंगल का एक लॉजिक समझ लो। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में अपन क्या एक आपस में को रिलेट कर सकते हैं, दोनों को देख लो एक डायग्राम से। जैसे मैं आपको कहूं कि क्रिटिकल एंगल इस मीडियम का है, क्रिटिकल एंगल है भाई 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। क्रिटिकल एंगल 40 डिग्री। तो कहने का ये मतलब हुआ कि 40 से कम अगर मान लो रे डाल रहा, मैं 20 डिग्री पे डाल रहा तो ये रे आर पार चली जाएगी। मान लो मैंने 25 पे रे डाली तो भी रे मुड़ेगी, नॉर्मल से अवे डेविएट होगी, पर अभी भी ये आर पार जा रही है। मैंने 35 पे रे डाल दी तो भी वो नॉर्मल से अवे डेविएट होगी, पर आर पार तो जाएगी। और मैंने लास्ट अगर इस रे को मैंने 40 डिग्री पे डाल दिया, कितने डिग्री पे? 40 डिग्री पे, क्योंकि क्रिटिकल एंगल कितना है इस मीडियम का? 40 डिग्री। तो ये अगर ये 40 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, क्रिटिकल एंगल के ऊपर अगर ये रे इंसिडेंट हो रही है, तब क्या होगा? अगर 40 डिग्री पे टकरा रही है तब ये रे एकदम सरफेस के क्या चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी, क्योंकि ये आ गया क्रिटिकल एंगल। इससे कम जितने भी एंगल पे थे रे आर पार जा रही थी, पर एग्जैक्ट 40 डिग्री पे डाली तो रे पैरेलल जाएगी। अब TIR शुरू होगा। अभी तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू नहीं हुआ था। अब मैंने 40 से थोड़ा सा एंगल इंक्रीज कर दिया 41, तब ये रे क्या होगी? लौट करके वापस आएगी। अब भले आप इससे बड़े किसी भी एंगल पे रे डालो, आपके रे वही टकरा करके वापस आनी है। समझ रहे हो इसको? तो मेरा ये कहने का ये मतलब हुआ कि 40 डिग्री तक तो सारी रे वेस्ट बाहर चली गई, 40 डिग्री तक तो सारी रे चली गई वेस्ट, और बाकी फिर बाद में 41 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री तक ये सारी रे जो होगी वो क्या होगी? वापस आएगी ना। अब किसी का क्रिटिकल एंगल कम है, मान लो किसी का क्रिटिकल एंगल है 25 डिग्री है, 24, डायमंड का 24 ही होता है। कितना होता है? 24। तो 24 के अंदर अंदर जितनी भी रे डालोगे वो तो बाहर चली जाएगी। बट अब बताओ क्या होगा? 24 से ज्यादा एंगल पे जितनी भी रे टकराएगी वो बाहर जा पाएगी क्या? अरे वो तो सब वापस के वापस आएगी। तो ये 24 के बाहर वाले जितनी भी रे है 25 से लगा करके 90 डिग्री तक इतनी सारी रे वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ज्यादा चांस है इसमें, ये रे को रिफ्लेक्ट करने का ज्यादा चांस है इसके पास। तो जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसका क्रिटिकल एंगल कम होता है, जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस ज्यादा होंगे रे को वापस लौटाने के। और रे वापस लौटेगी तब है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और एक ब्राइट इमेज बनेगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो सबसे ब्राइटेस्ट होती है, ये ध्यान रखना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी का कोई लॉस नहीं होता है, इसलिए TIR से जितनी भी इमेजेस बनती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। इसलिए जो मतलब पेरिस्कोप और ये जो होते हैं जिसके अंदर अपन जो दूरबीन होती है ना, जिसके अंदर आप है ना इमेज देखते हो, तो उसमें है ना आगे ग्लास की जगह, लेंस की जगह है ना मिरर लगे हुए होते हैं, ये प्रिज्म लगे हुए होते हैं। तो प्रिज्म लगे हुए होने का बेनिफिट ये है कि उससे क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अभी अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस, जहाँ आप देखोगे प्रिज्म जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। बस अब आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी, क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा उसके TIR करने के चांस ज्यादा होंगे, रे को रिफ्लेक्ट बैक करने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये अपने पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब अपन इसके न्यूमेरिकल्स और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करेंगे, और ये सारे मैंने आपको एडिशनल फैक्टर्स जो है वो बता दिए। ये चीज और बताएंगे। अब अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर और क्रिटिकल एंगल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ ले, पहले अच्छे तरीके से पढ़ ले उस लेक्चर को वापस, और फिर आप न्यूमेरिकल करें। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला आपको एक्चुअली पता है, इजी फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का, sin IC = 1/m। इसी फॉर्मूले को यूज करके अपन डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, न्यूमेरिकल्स क्रिटिकल एंगल के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको फुल प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर।
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल जो है मुझे 30 डिग्री दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है भाई क्रिटिकल एंगल का? साइन आई सी इक्वल टू 1/n। साइन आई सी की जगह 30 इक्वल टू 1/n। क्या वैल्यू होती है साइन 30 की? अब वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आप यही खत्म, बस कुछ नहीं आता फिर। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। अब इसको उल्टा कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 2। बट मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड पूछी है। तो मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है तो क्रिटिकल एंगल का खुद का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड की टर्म में। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला होता है c/v। अब नहीं पता देखे आप उस पुराने वाले लेक्चर्स को रिवाइज किया हुआ होना जरूरी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी आगे वाला समझ में आने वाला नहीं है अगर पीछे वाला आपको याद नहीं है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है c/v। c तो है लाइट की वैक्यूम में स्पीड और v उस मीडियम में स्पीड है जो हमें पूछी गई है 2। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। इस 2 को नीचे भेज दो, v को ऊपर भेज दो और 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो v की वैल्यू आ गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर दो भाई, फॉर्मूला प्रैक्टिस क्वेश्चन था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस रखना आपको हर न्यूमेरिकल के अंदर। अब न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है भाई आपको। मान के चलो कि 60% न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, इस बार भी आए हैं, हर साल आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एनसीईआरटी लेवल के न्यूमेरिकल्स तो आपको आने चाहिए और एनसीईआरटी लेवल के न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। इसमें एक फार्मूला होता है, जनरली एक फार्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, बस इतने से, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होते नहीं। प्रैक्टिस से आप कर सकते हो और न्यूमेरिकल हमारे लिए बेनिफिशियल है। न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं कटते हैं, अगर आपको आता है न्यूमेरिकल तो नंबर पूरे मिल जाते हैं उसके अंदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया गया है मुझे 1.5 और वेलोसिटी निकालनी है लाइट की ग्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया गया आपको 1.5, ठीक है, और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फार्मूला क्या है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है c/v। इसकी वैल्यू 1.5 है, c 3 × 10⁸ होता है और v हमें नहीं पता, v को ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो। तो 1.5 का 3 में डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। ये लो वेलोसिटी तो आ गई। फिर इसने कहा है कि क्रिटिकल एंगल भी बताओ क्या है। तो क्रिटिकल एंगल बताना है तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई सी इक्वल टू 1/n। 1/n की वैल्यू कितनी है? 1.5, पॉइंट हटा दिया 0, डिवाइड कर दो भाई 2/3। तो आई सी की वैल्यू साइन इनवर्स 2/3। अब आप यहीं पे ये निकाल करके छोड़ दो तो चल जाएगा क्योंकि आपको 2/3 की वैल्यू पता नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं, ग्लास के लिए तो एटलीस्ट आपको याद रखना है 41.14 डिग्री होती है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला याद कराने के लिए करवा रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चंस। अगला 3rd नंबर न्यूमेरिकल। अब अपन ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसको आप समझे अच्छे तरीके से। देखो कोई भी जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर के जो जानवर होते हैं, वो जब बाहर की तरफ देखते हैं तो आउटसाइड वर्ल्ड उनको कैसा दिखता है, कैसे दिखाई देते हैं। तो इस चीज को अपन देख रहे हैं। देखो ये नीचे डेंसर मीडियम है ना, और नीचे डेंसर है और ऊपर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। क्लियर? और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी एक एनिमल है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रखा गया है। या एक बल्ब भी मान लो आप, यहाँ पर कोई बल्ब पड़ा है, ठीक है, या कोई भी एक चीज है, या एक कोई अंडर वाटर एनिमल है वो बाहर की तरफ देख रहा है। आपको पता है कि जब भी कोई यहाँ से देखेगा बाहर की तरफ तो जो रे होगी वो डेंसर से कौन से मीडियम की तरफ जाएगी? रेयर मीडियम की तरफ। अब हमें पता है कि जो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जब रे जाते हैं तो नॉर्मल से क्या हो जाती है? अवे हट जाती है। जैसे ये रे जा रही है अभी, ये नॉर्मल से अवे हट रही है और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो कुछ भी पर्टिकुलर एंगल है और ये इधर की तरफ मुड़ गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे ये रे टकराई है ये क्रिटिकल से कम है, तो इसलिए ये रे नॉर्मल से मतलब ये नॉर्मल से डेविएट हो गई। अगर मैं इस रे को थोड़ा और दूर भेजूंगा यहाँ पे, अगर मैं इस रे को यहाँ और आगे भेजूंगा तो ये एंगल उस पहले वाले एंगल से और ज्यादा बड़ा है ना, बड़ा, तो ये रे नॉर्मल से और दूर हटेगी। तो अगर मैं यहाँ से ये रे, देखो ये रे ऐसे बाहर निकल गई, ये रे है बाहर निकल रही है, ये रे भी बाहर निकल गई, पर मैं अगर इस रे को और दूर भेजता रहूंगा तो एक ऐसा एंगल तो आएगा जो क्रिटिकल के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो ये रे आप दूर भेज रहे हो तो यहाँ पे ये एंगल क्रिटिकल के बराबर हो गया, तब ये रे क्या होगी? सरफेस के एकदम कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी ना पैरेलल।
बाकी अदरवाइज इसके अंदर अंदर जितनी भी रेज है वो क्रिटिकल से कम है, इसलिए वो तो बाहर निकल रही है। पर ये जो रे जा रही है वो क्रिटिकल एंगल पे ही टकरा रही है, इसलिए वो सरफेस के पैरेलल हो गई। अब इससे ज्यादा रे एंगल पे अगर इससे दूर और कोई रे भेजूंगा तो क्या वो बाहर जा पाएगी क्या? क्रिटिकल से ज्यादा एंगल है तो क्या होगा, वो रे वापस लौट करके आ जाएगी। यानी कुल मिला के इसको जो इसकी जो रे जाएगी वो लास्ट एंड फाइनल यहाँ तक ही जा रही है, यहाँ तक। इससे आगे वाली रेज जो है वो लौट के वापस आ रही है। तो इसका मतलब ये जो अंडर वाटर एनिमल होगा ये यहाँ तक ही देख पाएगा, इधर इधर की सारी रेज जो है जो बाहर जा रही है उन्हीं को देख पा रहा है ना, ये वाली रेज। ऐसे कैसे इधर भी अगर मैं कहूँ तो ये जो रेज आएगी लास्ट एंड फाइनल ये रे जो क्रिटिकल एंगल पे जाकर के टकरा रही है और रे जो है वो सरफेस के पैरेलल हो गई। इसके अंदर वाली सारी रेज बाहर जा रही है, इसके अंदर अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको तो ये देख पाएगा, लेकिन इससे बाहर वाली जो रे होगी वो क्रिटिकल से ज्यादा होगी तो वो टकरा के वापस क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी, तो उसको वो नहीं देख पाएगा। तो एक्चुअली अगर इसको ऊपर की तरफ देखा जाए, ये चारों तरफ जब एक रे निकल रही है, इस बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, तो बल्ब से अगर रे चारों तरफ जा रही है, चारों तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, चारों तरफ, तो चारों तरफ ये रे ऊपर की तरफ जा रही है, ये पूरा एरिया एक सर्कल टाइप होगा, नहीं होगा क्या सर्कल? भाई सेंटर पे एक बल्ब पड़ा है और ऊपर की तरफ रे जा रही है, तो ऊपर की तरफ रेज निकल रही है तो वो रेज क्रिटिकल एंगल पे टकरा रही है तो वो तो पैरेलल हो गई, वो रे इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, सब तरफ पूरा एक ऊपर सर्कल बनेगा ऊपर, समझ रहे हो? उस सर्कल के अंदर अंदर की जितनी भी रे है वो तो क्रिटिकल से कम है, इसलिए वो तो बाहर चली जाएगी तो उसको अंदर वाले एनिमल को बाहर वाला ऑब्जेक्ट दिखेंगे। पर उस सर्कल से बाहर जो है जितनी भी रे है वो क्रिटिकल से ज्यादा है तो वो वापस लौट के क्या होगी, अंदर आ जाएगी। तो जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं वो बाहर की तरफ जब देखते हैं तो उनको सर्कुलर व्यू के अंदर ही दिखाई देता है, उस सर्कुलर रेंज के अंदर ही दिखाई देता है। अगर आप पानी के अंदर एक बल्ब रख दो और उसकी लाइट अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर ऊपर पूरा एक सर्कल बनेगा, और ऊपर सर्कल और नीचे बल्ब मिला करके कैसा शेप बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है, कौन बनेगा, एक पूरा कौन बन रहा है, ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल और एक नीचे कौन बन रहा है। ये समझ में तो आ रहा है ना, बहुत नॉर्मल सी चीज है ये। तो अब अगर मैं आपको ये पूरा डेरिवेशन स्टार्ट करूं, ठीक है, अब अगर ये मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूं तो देखें फिलेंसर मीडियम में ये नॉर्मल है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई भी अंडर वाटर एनिमल है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बल्ब है, कुछ भी मान सकते हो, इससे रे इधर जा रही है, ये रे क्रिटिकल एंगल पे टकरा रही है, तो क्या होगा ये रे, ये जो रे जा रही है क्रिटिकल एंगल पर जा रही है, ठीक है, तो ये रे कैसे जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। अगर अच्छा मैं इधर की तरफ भी एक रे भेजूं क्रिटिकल एंगल पे तो ये रे ऐसे जाएगी, ठीक है भाई, आप खुद देख सकते हो, यहाँ नॉर्मल बना दो, ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल पे टकराने वाली रे सरफेस के पैरेलल चली जाती है, तो ये क्रिटिकल एंगल है आईसी, तो ये अल्टरनेटिवली ये भी तो आईसी होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इसको आईसी लिख लिया। ये रे ऐसे जा रही है, अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा ये क्रिटिकल एंगल पे टकराई तभी तो पैरेलल हुई, तो ये अगर आईसी है तो ऐसे करके जेड बनाएंगे तो ये भी तो आईसी बनेगा, और इससे ज्यादा एंगल पे कोई रे जाएगी तो वो तो वापस आनी है, वापस आनी है ना, तो ये वापस आनी है। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो मैंने आपको कहा कि ये पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको नाम देते हैं बी, ठीक है, और ये सेंटर को सी नाम है। आपको मैंने ये बताया कि पूरा एक सर्कल है, ये बन रहा है ना ऊपर सर्कल, तो ये सर्कल की रेडियस है आर, और ये जो है ये जो भी अंडर वाटर एनिमल है ये एच डेप्थ पे पड़ा है, ये बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये एच डेप्थ के ऊपर पड़ा है। अब आपको भाई बहुत सिंपली है कि अगर आप मुझे इस ट्रायंगल से मुझे यूं बताओ, मैं अगर आपको कहूं साइन, मुझे ये बताओ कि ये आर है ये एच, तो ये हाइपोटेनियस कितना होगा, हाइपोटेनियस बताओ, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइपोटेनियस यही तो होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप मुझे इस हाइपोटेनियस से साइन थीटा बताओ, साइन आई सी बताओ क्या होगा, तो साइन थीटा होगा भाई, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, आर अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा है, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसने कहा कि भाई रेडियस और हाइट में रिलेशन फाइंड आउट करो, तो ये तो यही तो है, रेडियस और हाइट के अंदर रिलेशन, ये तो आगे आएगी हमारे यहीं पर, इसको भले आप सिंप्लीफाइड करो, बाकी करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा है ठीक है, इन्होंने इस तरीके से पूछ लिया, डायग्राम बनाओ और ये रिलेशन लिखो, आप तो लिख लिया अपने डायरेक्ट, बट इसको दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं वो आगे और सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ इसको। तो आप ये डायग्राम आप सबने बना दिया है, ठीक है, तो मैं इसको आगे इसको डायग्राम हटा रहा हूँ। अच्छा अब देखना मुझे, ये तो मैंने चलो निकाल दिया,
बट आपको एक पता क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है कि 1/n के बराबर होता है क्रिटिकल एंगल होता है ना। तो मैं n की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं, कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को बराबर कर दो। ये 1/n, यहाँ साइन IC की जगह 1/n लिख लिया मैंने, r/√r² प्लस h², दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो भाई, क्या आएगा बताओ, ये 1/n² हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करोगे तो ये r² है और इधर रूट हट जाएगा r² प्लस h²। इसी न्यूमेरिकल का आंसर आ गया है, बट इसको और आगे तक कर रहे हैं, एक दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, तो ये उसी को मैं करवा रहा हूँ, तो है ये क्वेश्चन है, बस इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड किया गया है। अच्छा, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये r² प्लस h², ये इधर भेज लो n² r², इस r² को इधर भेज लो भाई, h² इक्वल टू ये r² इधर चला गया, n² r² माइनस r², क्या कॉमन आ रहा है, r² कॉमन आ जाएगा, n² माइनस 1। तो फाइनली मुझे r बताओ क्या आ रहा है, r² की वैल्यू क्या आएगी, h²/n² माइनस 1। तो r कितना आ गया, रेडियस, तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये h हो जाएगा और ये √n² माइनस 1। ये एक डेरिवेशन भाई एग्जाम में प्रूव करने वाला आया हुआ है, तो आप देख लेंगे। अच्छा, अगर आपको सर्कल का जो एरिया कह दिया जाए, एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या करोगे बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कह दिया जाए तो पाई r², और पाई और r का स्क्वायर करोगे दिए ना h²n² माइनस 1, अगर एरिया पूछ लिया जाए तो, ठीक है। जो अगर आप मान लो यहाँ पर है ना, ये डेंसर मीडियम के अंदर यहाँ पे एक बल्ब पड़ा है और बल्ब की लाइट जो है ऊपर जाकर के जा रही है, एक्सटेंड हो रही है ऐसे, तो ये कितने कितने एरिया के अंदर लाइट जो होगी इल्यूमिनेटेड होगा, इल्यूमिनेटेड एरिया पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे आप, तो इल्यूमिनेटेड एरिया जो होगा, इसकी रेडियस r है तो पाई r² करोगे तो ये आंसर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है।